चाहता हूँ। कोलकाता से हैं, अध्यापन करती हैं और लेखन भी करती हैं, कहानियाँ लिखती हैं, उपन्यास भी लिखती हैं। मैं रजा फाउंडेशन की असाधारण रचना से संवाद करने का अवसर दिया। अंधेर नगरी का पाठ हम एक ऐसी कालजयी रचना के रूप में कर सकते हैं जो सत्ता, सभ्यता, समाज, सच और स्वप्न के अंतर्विरोधों को, सत्ता और सच की मुठभेड़ों को दर्शाती है। सत्ता का अपना सच होता है तो समाज का अपना सच। सत्ता का सच को देखने का भी अपना नजरिया होता है। सत्ता संपूर्ण सत्य को नकार कर आधे अधूरे और खुद को संरक्षित, पोषित, पल्लवित तथा विकसित करने वाले सरल, एकांगी, निरंकुश और खंडित सत्य को देखना चाहती है। सत्ता मनस्थितियों और परिस्थितियों को उसकी जटिलताओं में देखना, समझना, परखना, अवलोकन करना नहीं जानती, नहीं चाहती। किसी भी रचना का सत्य मनुष्यता के सुंदर स्वप्न देखना चाहता है। सत्ता उन सुंदर स्वप्नों को कुचलना चाहती है। सत्ता उन सुंदर स्वप्नों के साथ नहीं रह सकती। सत्ता की सत्ता उनके प्रतिरोध में खड़े रहने से ही है। इस तरह सत्ता और सच की निरंतर मुठभेड़ होती रहती है। कभी कभी सत्ता के सत्य को देखने, परखने और समझने के ढंग तथा औजार उसके खुद के लिए आत्मघाती साबित हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हम अंधेर नगरी में चौपट राजा के स्वयं फांसी पर चढ़ने के रूप में देखते और पाते हैं। इस रचना में जहाँ सत्ता का सच है, वहीं साहित्य का भी सच है। साहित्य के अपने सत्य व द्वंद्व होते हैं। सत्ता और समाज के सच को, अंतर्द्वंद्वों व अंतर्विरोधों को साहित्य में पकड़ने का रास्ता साहित्यकार अपनी तरह से ढूंढता है। वह पीछे मुड़कर अपनी व्यक्तिक प्रतिभा से, परंपरा से कुछ मूल्यवान ढूंढ कर लाता है, तो कभी वह आगे बढ़कर कोई नवाचार करता है। इस तरह साहित्य के स्वप्न, सौंदर्य और सच अलग होते हैं, जिसकी तरफ बड़ी कलाकृतियां इंगित करती हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा के राजा का स्वप्न और सच अलग है, प्रजा के स्वप्न और सच अलग। राजा और प्रजा के बीच जो संबंध है, उसको देखने वाले लेखक के स्वप्न और सच अलग हैं, जिसे लेखक अपने साहित्य के स्वप्न और सौंदर्य से जोड़ता है, चिंतन मनन करता है कि उसे कैसे लिखा जाए। यहाँ सत्ता और समाज का सत्य एक साहित्यिक स्वप्न में बदलता है। लेखक सत्य का अन्वेषण और आविष्कार करना चाहता है। वह पूर्ण सत्य की खोज करना चाहता है। उसमें अपने में न सत्ता का सत्य है, न समाज का सत्य। अंधेर नगरी चौपट राजा को पढ़ते हुए हम यह पाते हैं कि यह रचना आज के समय की भी न्याय व्यवस्था को न सिर्फ उसकी जटिलताओं में पकड़ने की कोशिश करती है, बल्कि उसकी संपूर्णता में उजागर करने की भी कोशिश करती है। इस प्रहसन का उद्देश्य फंतासी और सच्चाई का संगम कर परिहास प्रिय रसिक जनों को परितुष्ट या सिर्फ दिल बहलाना नहीं है। इसमें अनेक गूढ़ अर्थ छिपे हैं। क्या सही है और क्या गलत, छल व द्वेष छोड़कर कर्म धर्म की राह बताना और न्याय, राजनीति और विषन्न परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता पर दृष्टि डालना है। यह कार्य, यह रचना ट्रेजेडी और कॉमेडी के माध्यम से करना चाहती है। हम ये पाते हैं पुराने लेखक कलाकारों ने भी ट्रेजेडी और कॉमेडी के माध्यम को अपनी बात को असरदार बनाने के लिए प्रयोग किया है। इस तरह की चीजें हमें शेक्सपियर और चेखव के नाटकों में नजर आती है। इस प्रकार हम यह समझ पाते हैं कि अंधेर नगरी
सत्ता, सच, समाज, स्वप्न के अंतर्विरोधों को, उसकी मुठभेड़ों और अंतर्द्वंदों को पहचानने की दृष्टि देती है। कोई भी जागरूक कृति अपने समय की राजनीति से विमुख नहीं हो सकती। वह अपने समय की राजनीति से साक्षात्कार करती है। इस बात को हम प्रेमचंद, मुक्तिबोध जैसे हमारे महत्वपूर्ण रचनाकारों में भी देख सकते हैं। लेखक के रूप में जब इस कृति को 15 साल बाद मैंने फिर पढ़ा तो इसकी शुरुआत ने ही पकड़ लिया। किसी भी कृति की शुरुआत एक ऐसा स्थल हुआ करता है जो पाठक को अपने साथ आगे ले जाता है, पीछे ले जाता है और कभी कभी वहीं रोक भी देता है। कल शायद अंकित जी भी इसकी बात कर रहे थे जब उपन्यास की चर्चा हो रही थी कि श्यामा स्वप्न उपन्यास की जो शुरुआत उन्होंने की वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो रचना का प्रारंभ एक ऐसा बिंदु है जहां से पाठक में रोचकता और दिलचस्पी तथा रुचि जग सकती है, बनी भी रह सकती है, बढ़ सकती है तो कम भी हो सकती है। अंधेर नगरी को पढ़ते हुए मुझे कुछ कालजयी कहानियों की याद आई, जैसे चंद्रधर शर्मा की गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था और प्रेमचंद की ईदगाह ममता जी ने भी कहा है। इनके याद आने के कारण क्या है? यह है कि इनमें भी उसी तरह का बाजार है जिस तरह का बाजार हम अंधेर नगरी को पढ़ते हुए देखते और पाते हैं। भारतीय जीवन में इस तरह के बाजार, हाट और मेले अपने राग, रंग, उल्लास के साथ मौजूद रहे हैं जो अब आधुनिक मॉल में तब्दील होते जा रहे हैं। इस तरह यह वर्षों वर्षों पुरानी कृति जिसकी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में की थी, किसी भी कालजयी रचना की तरह यह रचना अपनी जटिलताओं में अपनी आधुनिकता और समकालीनता को रेखांकित करती और पकड़ती है। यह समाज का सरलीकरण नहीं है। ये रचनाएं न समाज का सरलीकरण करती है, न सत्ता का और न ही साहित्य का। ये कृतियां देश काल की मानवीय स्थितियों को उसकी समग्रता में, संपूर्णता में, जटिलता में पकड़ना, व्यक्त करना चाहती है। इस तरह यह अपने देश काल का अतिक्रमण करती है और अपनी समकालीनता और आधुनिकता को व्यक्त करती है। अंतिम बात कह के अंत करूंगी। एक पॉइंट है, अंधेर नगरी की पारंपरिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में सोचते हुए, उसकी न्याय व्यवस्था पर विचार करते हुए अपने देश की बैताल पच्चीसी की कुछ कहानियां और राजा हरिश्चंद्र की कहानी भी याद आती है। यह नाटक बहुत रोचकपूर्ण ढंग से सत्ता, न्याय व्यवस्था के अंतर्विरोधों को, सतह के नीचे की अराजक स्थितियों, परिस्थितियों को, समस्याओं से निपटने के विवेक शून्य औजारों को दिखाता है। इस प्रकार वर्षों बाद अंधेर नगरी को आज भी पढ़ते हुए, एक लेखक के रूप में आज भी पढ़ते हुए यह समझ में आया कि कालजयी रचना कभी पुरानी डेटेड नहीं होती। जितनी बार हम उसके पास लौटते हैं वह नई कलात्मक अंतर्दृष्टियों से हमें समृद्ध करती है। हम उसमें नए नए अर्थों को पढ़ पाते हैं और नई प्रतिध्वनियां सुन पाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मिला जी। अब मैं हिंदी कविता के युवा हस्ताक्षर